नमस्कार दोस्तों, मैं अभी हूँ फिलहाल जंतर मंतर। यहाँ पे सीजीपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। आज फिलहाल 22वां दिन है। लगभग 14 दिन हो गए हैं लोग को भूख हड़ताल किए। यहाँ पे मुझे एक भाई मिले हैं और ये 14 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के जो युवा हैं और पढ़े लिखे बच्चे भूख हड़ताल करना पड़ रहा है। इससे बड़ा अफसोस की बात कुछ हो भी नहीं सकता है। मोदी जी आए थे तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे, शिक्षा की बात किए थे। सारी नीति उनकी फेल होते हुए दिख रही है। अभी फिलहाल जो जिसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है, 22 लाख बच्चों की बात है भविष्य की, जिसमें से 20 बच्चों ने सुसाइड किया है। उसी मांग के लिए भाई ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए आज 14 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। क्या विजन है आपका? भाई विजन तो हमारा क्लियर है कि जिस दिन हम बैठे थे हम सोच के बैठे थे कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि ये जिन 25 बच्चों की जी मौत उनमें हो सकता था मेरे ही घर का कोई होता। जी तो जिस टाइम इन लोगों ने सुसाइड की, और इसको सुसाइड नहीं बोल सकते, इसको मर्डर बोलेंगे, प्राण मर्डर। जी क्योंकि अगर ये 1 साल हो तो समझ में आता, पिछले 5 से 10 साल में लाखों लाख बच्चों के पेपर लीक। जी आज और आप लाखों लाख बच्चों की बात करो, कल भी पेपर लीक हुआ, जबकि ये आंदोलन चलते हुए आज 20 दिन हो गए जी और अनशन को हमारे 14 दिन, उसके बाद भी कल भी पेपर लीक हुआ। जी तो आप देखो कि सिस्टम में करप्शन कितना है। जी। और सिस्टम छोड़ो, एजुकेशन सिस्टम में करप्शन कितना है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हमाद खान। अहमद खान। हम सफल हो रहे हैं? हम सफल हो रहे हैं ना, तभी तो उनकी स्टेटमेंट है। आप स्टेटमेंट देखिए, कोई बोलता है कि यहाँ जो जंतर मंतर पे बैठे हैं भूखे पेट वो वायरस हैं। धर्मेंद्र प्रधान का खुद का एक स्टेटमेंट है, वो बोलते हैं कि ये जितने भी लोग जंतर मंतर पे बैठे हैं ये दहशतगर्दों की बी टीम है। तो हम मानते हैं हम दहशतगर्दों की बी टीम और दहशतगर्दों की ए टीम से लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने इस तरीके का सिस्टम बना दिया देश में कि 2 करोड़ बेरोजगार है, और कौन है इसका जिम्मेदार? शिक्षा पे जीएसटी लागू है, पता है आपको? ये उचित है? अनुचित है। तभी इसी के लिए तो हम बैठे 14 दिन भूखे रहने का रीजन क्या है? 14 के अभी मैं आराम से 21 22 25 दिन आराम से खींचूंगा, उसके बाद भी इतनी तो मेरी कैपेसिटी है, इसके बाद में हो सकता है और लंबा रहेगा। तो अभी तो मेरी यही सीधा सीधा विजन है कि भैया या तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा, या फिर यहाँ से हमारी हटती जाएगी, या उधर से डिजाइन जाए। शुगर लेवल क्या है फिलहाल आपका? आज का मॉर्निंग का मेरा शुगर लेवल 61 है, 61 है। और कल शाम का मेरा 48 था। 48 था। कल आपको कुछ होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार देश का प्रधानमंत्री और देश की शिक्षा मंत्री। देश के शिक्षा मंत्री। प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लेंगे? वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे ना। हम सुसाइड नहीं कर रहे, हम उनको अपनी जिम्मेदारी दे के मर रहे हैं। देशवासी, जितने भी देशवासी जिनको वो कहते हैं कि चौकीदार, मैं भी चौकीदार, तो जितने देशवासी हैं वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी। जब हम बात करते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी जी की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मुझे लगता है इन्हीं में से एक होते होंगे, क्योंकि हम उनको देखे भी नहीं हैं। हम उनके तस्वीरों के थ्रू जानते हैं, उनके बारे में पढ़ाई किए हैं। मुझे लगता है भगत सिंह अगर होते जिंदा तो ऐसे ही होते, चंद्रशेखर आज़ाद होते तो शायद ऐसे ही दिखते होते, या फिर ऐसे ही उनके अंदर उत्साह होगी। आप सोचिए, 14 दिन से कोई आदमी खाना नहीं खाया है, सिर्फ पानी पे है। शुगर लेवल दिन पे दिन घटते जा रहा है। मुझे लगता है कि इंसान मानसिक संतुलन भी खो सकता है और शारीरिक संतुलन तो खो ही रहा होगा। कभी कोई सरकार से तरफ से आदेश आया कुछ? सरकार की तरफ से हमेशा एक ही आदेश आता है कि यहाँ टेंट मत लगाओ, हम्म, यहाँ आप बैठो मत। आप सुप्रीम कोर्ट की मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हो, आप यहाँ से उठ जाओ। इस तरीके के प्रेशर आता है सरकार की तरफ से भी। इस्तीफा ही चाहिए, उसके बगैर भी कुछ काम चल नहीं, सकता है? अभी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि हम सीधी सीधी बात, अभी तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मांग रहे हैं, इसके बाद वाले में जो भी आगे दिखता है, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है कि इसके बाद आएगा तो कौन सी शिक्षा व्यवस्था है। जी। लेकिन इसके बाद जो बैठेगा ना, उसमें एक डर होगा कि देश का युवा जाग चुका है। अब 14 दिन हंगर स्ट्राइक की देश का युवा कर रहा है। बीजेपी का कोई भी मंत्री अपना काम कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा साहब। आप रोजगार की बात कर दो, आप अब रोजगार हुआ, और आपका मैं बता देता हूँ, रेल मंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, भुखमरी। शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी मंत्री अगर है देश के, जो बीजेपी से, कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। अभी एक बिहार में इनकाउंटर हुआ था, भारत भरत तिवारी, इलीगल था। वो बच्चा अगर आज जिंदा होता तो शायद वो चंद्रशेखर जैसा ही कुछ बातें उठा रहा था। हमारे बच्चे में युवा, हमारे देश में युवा का उपयोग खत्म करने की तैयारी हो रही है।
मैं अक्सर देख रहा हूँ युवा को ही टारगेट बनाया जा रहा है और उनके मनोबल को कमज़ोर कर दिया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट में देखता हूँ अगर जेनजी लोग आते हैं, कुछ बच्चे हैं जो 30-35 साल के भी हैं और कुछ बुजुर्ग भी आते हैं अपने बच्चों के सपोर्ट के लिए। आप एक दिन भूखा नहीं रह सकते हैं, 14 दिन से उपवास पे हैं, सिर्फ पानी पे हैं, शुगर लेवल दिन पे दिन घटते जा रहा है, बाकी बीपी वगैरह कैसा कंडीशन है। आज भी इन लोग को एंटी नेशनल कह दिया जाएगा, अगर इन्हें कुछ हो भी जाता है तो एंटी नेशनल कह दिया जाएगा, या ऐसा भी कल हो सकता है कि बीजेपी कुछ हथकंडे यूज करके इनको यहाँ से ज़बरदस्ती हटाने की तैयारी भी करेगी। कल इनको कुछ होता है तो इनकी फैमिली की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप सोचिए, ये अकेले यहाँ नहीं, हमें लग रहा है एक बच्चा वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है और कुछ दिन से खाना नहीं खाया है। इस बच्चे से कुछ उम्मीदें होंगे माँ बाप की, कुछ भाइयों की होगी, कुछ बहनों की होगी, सबकी उम्मीदें होती हैं। एक लड़का पूरे परिवार का सदस्य होता है, कल इस बच्चे को कुछ भी होता है तो उस परिवार पे कितना बड़ा असर पड़ेगा। जो 20 बच्चे मर गए हैं, जो 20 बच्चे मर गए हैं, 25 हाँ 25, सरकार उनके लिए कुछ ऐलान किया है? सरकार कुछ नहीं किया भाई, उनको अपना पेट भरने के अलावा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, वो सिर्फ अपना पेट भरने में लगी है। मैं आपको बता रहा था ना कि सबसे बड़ी देश की दिक्कत क्या है, रोजगार नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, भूखमरी में हमारा देश सबसे निचले स्तर पर आ जी चुका है। यहाँ अगर 5 लोग बैठे, 5 में से एक इंसान ऐसा होगा जिसके पास यहाँ खाने को नहीं है, जी क्योंकि रोजगार नहीं है। तो एक सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम चरमरा चुका है। आप सोचो कि सिर्फ 5 किलो राशन को विकास बता दिया प्रधानमंत्री, बड़े चौड़ में आके कॉलर ऊपर करके बोलते हैं कि मैं देश में 2 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दूंगा। नेशनल मीडिया आई कभी कवर करने को? नेशनल मीडिया आ रही हमारी मीडिया नहीं, इंटरनेशनल मीडिया आ रही हमारी मीडिया ने दिया, क्योंकि वो लोग दलाली में घुसे। देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, और मीडिया किसान, युवा, बेरोजगारी, डेवलपमेंट इस सब पे बातें नहीं करी तो किस पे करेगी? अभी एक न्यूज आया था, मोदी जी मेलोडी चॉकलेट खिला रहे थे तो न्यूज पे चलाया गया था ये प्रोपगंडा कि मेलोडी कितनी चॉकलेटी है। बच्चों के यहाँ जान दाव पे लग गया है, अब कुछ भी हो सकता है। अगर शुगर डाउन है तो बच्चों को कुछ भी हो सकता है। ये इससे बड़ा मुद्दा देश में क्या हो सकता है? ये जो भाई यहाँ बैठे हैं, अगर कल इनको कुछ होता है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट में बच्चे ऐसे बैठे हैं जो 8-10 दिन 12 दिन से खाए नहीं हैं, कल उनको कुछ होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारी मीडिया का एक कर्तव्य नहीं है कि इस बात को उठाए और बढ़ चढ़ के उठाए? अगर चौथा स्तंभ हमारी मीडिया कहा जाता है तो क्या उसको आना नहीं चाहिए था इस प्रोटेस्ट में? इस प्रोटेस्ट को कवर नहीं करना चाहिए? इस भाई को क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए था? मीडिया से मेरा आग्रह है, अगर आपके पास हमारा वीडियो पहुँचे, हमारी बातें पहुँचे, तो कम से कम ऐसे जैसे आप 2 अक्टूबर आएगा तो गांधी जी की बात कर लेंगे, फिर अम्बेडकर जी की बात करने लगते हैं। ऐसे बच्चे मिलिए, ऐसे ही बच्चे अम्बेडकर हैं, यही लोग गांधी हैं, यही लोग अम्बेडकर हैं, यही लोग सुभाष चंद्र बोस हैं। आप इनसे अगर प्रेरणा नहीं ले पा रहे तो आप जब गांधी जी का तस्वीर लगाते हैं अपने कैबिन में, आप बोलते हैं हम गांधी भक्त हैं, तो मानते हैं गलत है। गांधी अगर आज जिंदा होते तो ऐसे बच्चों के साथ खड़े होते और शायद हो सकता है वो भी भूख अनशन में बैठे होते और शायद बच्चों के साथ कदम मिला के चलते और देश से वो भी सरकार से सवाल पूछते। तो आप पहले अगर एक बोलते हैं आप गांधी भक्त हैं या गांधी को मानते हैं या गांधी की बातों को आप पालन करते हैं अपने जीवन में, तो आपको यहाँ आना चाहिए। आपसे एक अहम सवाल पूछूंगा, शिक्षा में हम क्या बदलाव ला सकते हैं? शिक्षा में सबसे बड़ा बदलाव आपको यही चाहिए कि आप ये सोचो कि सरकारी जो स्कूल है, जी जिसके अंदर एक गरीब, जो बिल्कुल गरीब निचले तबके का है, वो पढ़ाई कर सकता था, जी उसको बिल्कुल कोलैप्स कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन को इतना ऊपर कर दिया गया है कि आपको पढ़ना है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए तो आप प्राइवेट स्कूल में जाओ। 12 के बाद बच्चे के पास ऑप्शन है अच्छी पढ़ाई करने के लिए? है, हम आज से पहले भी था। आप अगर 14 साल पहले देखो तो अच्छे अच्छे कॉलेजेस थे, सरकारी कॉलेज थे, आज सारे सरकारी कॉलेजेस खत्म हो गए, सरकारी स्कूल आप देखो बिल्कुल कोलैप्स कर गए। तो अगर सरकार है तो सरकारी स्कूल होना चाहिए, कम से कम शिक्षा व्यवस्था इतनी सस्ती होनी चाहिए। आप अदर कंट्रीज में चले जाओ, कितनी कंट्रीज ऐसी है जहाँ शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल फ्री है, मेडिकल बिल्कुल फ्री है, कि आपको कोई गरीब इलाज नहीं करा पा रहा तो 1 से 1 करोड़ तक का इलाज एकदम फ्री है। कहा जाता है बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको लोन बहुत आसानी से मिल जाता है, मिलता है? सर मुझे दिलवा दो, लोन नहीं मिलता है। मैं लो बीच में छोड़ के बैठा हूँ सिर्फ इस शिक्षा व्यवस्था के चक्कर में। क्यों? क्योंकि मैं वो पढ़ाई, इतनी महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। अब इस शिक्षा व्यवस्था का मारा तो मैं भी खुद भी हूँ। अगर उस टाइम मेरे पास पैसा होता है 2 सेमेस्टर के बाद मैं बाकी 3 सेमेस्टर पूरे करके मैं अपना पूरा करता, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन लोन भी नहीं मिलता है। अगर कोई दिलवा सकता है मुझे भी दिलवा, अगर आसानी से मिल रहा है मुझे दिलवा दो, जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैं दूंगा। आप तो ये देखो कि
देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए अब तो नए नए हथकंडे लाए जा रहे हैं। क्या आपको आधार कार्ड बनवाया कि भैया ये देश में रहने का प्रमाण है? आज की तारीख में देश में रहने का प्रमाण आधार कार्ड भी नहीं है। ठीक है, पासपोर्ट जो कभी हुआ करता था कि हमारे देश में रहने का सबसे सॉलिड प्रमाण पासपोर्ट है, आज इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि पासपोर्ट सिर्फ एक आपकी ट्रेवल डायरी है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। मोदी जी ने लोगों को लाइन में लगा दिया है। पहले आप पहचान पत्र बनाइए, फिर आधार कार्ड बनाइए, फिर पैन कार्ड बनाइए, फिर आप केवाईसी कराइए, फिर आप पासपोर्ट बनाइए। जब आप ये सब बना लेंगे तो हम उसको कह देंगे ये तो फर्जी है, एक काम करिए हम एसआईआर करेंगे, एसआईआर के थ्रू हम आपको यहाँ से निकाल फेंकेंगे। एसआईआर करना चालू करते हैं, उसके बाद जब किसी स्टेट में चुनाव आता है उसके 1-2 महीने पहले इनका ये चालू हो जाता है और उसके तहत ऐसे कुछ वोट कार्ड दिए जाते हैं जिससे वोटिंग में बहुत प्रभाव पड़ता है। या शायद ज़रूरी है, हम इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि कम से कम आप जिस राज्य में चुनाव है 2 साल 3 साल पहले कर लीजिए, इससे कि लोग अपने पेपर बना सकें। से पहले जनगणना करो, जनगणना जरूरी है। जनगणना करवाओ और उसके बाद एसआईआर करवाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आपने जनगणना किस डॉक्यूमेंट को लीगल मान रहे हैं आज के समय में? किसी भी डॉक्यूमेंट को लीगल नहीं मान रही। जो जिसके पास भाजपा का पट्टा है वही लीगल है, बाकी कोई भी लीगल नहीं। यहाँ हम सब इलीगल है जब तक ये लोग नहीं मानते। आप सोचो कि प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट था हम कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं, जी। है ना। अब हमें पहचानो, हम 14 दिन से भूखे हैं, हमें पहचानो हम नेशनलिस्ट है कि एंटी नेशनलिस्ट। इनके हिसाब से हम एंटी नेशनलिस्ट। इस देश को हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया गया। एपीजे अब्दुल कलाम एक मुस्लिम समाज से आते थे। देश के लिए उन्होंने क्या क्या किए पूरा देश जानता है। एक बिहार के बहुत चर्चित शिक्षक हैं, खान सर बोले जाते हैं। कुछ विवाद हुआ था, लोग उन्होंने फैजल खान बोल दिया। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि टीचर को भी हमने बांट दिया है। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, ब्लड की कमी पड़ती है, तो वहाँ पे हमें बात नहीं करते कि ये लड़का मुस्लिम है या हिंदू है। जब हम किसी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे टीचरों की पूछते नहीं, आइडेंटिटी नहीं पूछते कि आप हिंदू या मुस्लिम है। सुबह सुबह चाहे जो हमारे यहाँ कोई ब्लिंकिट या कोई जोमेटो या स्विगी से कुछ ऑर्डर करते हैं, वो बच्चा जब फूड लेकर आता होगा तो हम ये भी नहीं पूछते तुम मुस्लिम है या हिंदू हो। अजीब सी बात है कि हम वोट के चक्कर में, चंद वोट के चक्कर में या फिर अपने सिस्टम को बनाए रखने के चक्कर में देश को 2 हिस्सों में बांट दिए, हिंदू और मुस्लिम। क्या इस देश में हिंदू और मुस्लिम एक साथ एडजस्ट नहीं करते हैं? क्या इससे आप कुछ करा है? मेरी तो बहुत राय है ना। आप सोचो कि देश को 2 हिस्सों में नहीं बांटा, देश को 50 हिस्सों में बांटा। आपको पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वाया, जी उसके बाद जब आप हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ लिया तो आपको जातियों के नाम पे लड़वाया, जी ठीक है। उसके बाद आपको कलर के नाम पे लड़वाया, उसके बाद आपको जेंडर के नाम पे जब आप बिल्कुल डिवाइड हो गए तब आपको बोला कि आप नेशनलिस्ट हो कि एंटी नेशनलिस्ट हो। तो आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं लड़ते, आप एससी एसटी ओबीसी होके भी लड़ रहे हो, आप जनरल कास्ट और ओबीसी कास्ट होके लड़ रहे हो, आप कलर के छत पे लड़ रहे हो। मुझे लगता है अगर आप आज नेशनल एंटी नेशनल नहीं है तो आप आरएसएस ज्वाइन कर लीजिए, बजरंग दल ज्वाइन कर लीजिए, बीजेपी के समर्थन में आ जाइए, आप एंटी नेशनल नहीं कहलाएंगे। अगर आप रोजगार मांग रहे हैं, शिक्षा के लिए कुछ बात कर रहे हैं या किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं, या आप हिंदू मुस्लिम ना समझकर देश के लिए कुछ अहम हिस्सा निभाना चाहते हैं, तो आपको एंटी नेशनल बोल दिया जाएगा। मैं जानता हूँ हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं, ना उनको पाकिस्तान के लोग पसंद है, ना वो बांग्लादेश को पसंद करते हैं, ना उनके नीतियों को मानते हैं। और मुझे यहाँ तक भी पता है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान से क्रिकेट होता है, ये बहुत लोकप्रिय गेम है और हमारे देश का दुर्भाग्य है, हम इस गेम को बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन जिस जिस देश को इंग्लैंड ने गुलाम बनाया था उसी देश में क्रिकेट होता है, यानी 11 देशों में, उसी 11 देशों में क्रिकेट होता है। इस पे हमें बहुत सौभाग्य की बात नहीं होता। खैर, हम क्रिकेट, फिल्म स्टार, ये तो हमारी जिस चमक चौक दुनिया है उसको हम बहुत बढ़ावा देते हैं। अगर ऐसे लोग को छोड़कर ऐसे भाइयों का साथ दिया जाए ना, तो आज हिंदुस्तान सच में हिंदुस्तान होता। और हिंदुस्तान जब हम बोलते हैं, जब हम इंडिया बोलते हैं, जब हम भारत के 3-4 नाम लेते हैं, तो उसमें एक बात बता दें, हिंदुस्तान शायद उर्दू के कलमों से लिखा भी गया है। तो मैं कहता हूँ कि ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ये चारों का देश है। और मोदी जी एक बात बोले, हम आपने कोई ठप्पा लगा के नहीं पैदा किया है। हमारे बाप ने हम जब पैदा हुए ठप्पा नहीं लगाया था हमारे मुँह पे कि तू बेटा हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। भाई भी यहीं बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ। अगर हम दोनों अपना ब्लड काट देंगे ना सर, अपना खून निकाल देना, तो शायद आप पहचान भी नहीं पाएंगे। और हो सके मैं वो ब्लड निकाल के आपको टेस्टिंग के लिए दे दूँ, तो आपका ऐसा कोई लैब नहीं बना है कि बता सके कि हिंदू का ब्लड है मुस्लिम का। क्यों बांट रहे हैं आप? शिक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए, दवाइयाँ सबके लिए समान होनी चाहिए। हिंदुस्तान या इंडिया में जितनी भी सुविधाएं हैं
मूलभूत सुविधाएं वो सबके चारों के लिए होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ सिर्फ हिंदू या मुस्लिम, वो सिख के लिए भी होना चाहिए। मैंने अभी इसी साल मुंबई में देखा हूँ 25 दिसंबर में ऐसे कुछ ईसाइयों के साथ ऐसा व्यवहार किए बजरंग दल वाले जो करना नहीं चाहिए था। आप चर्च में जा रहे हैं, वहाँ पे अनलीगल या अवैध काम कर रहे हैं, वहाँ आप गलत गतिविधियाँ कर रहे हैं, एक गलत है। ये भाई जो यहाँ बैठे हैं, अगर इनको सिर्फ मुस्लिम का चिंता होता तो शायद ये अपनी पढ़ाई कर रहे होते। आज भी आप जब बोलते हैं 80% हिंदू देश है और 20% मोमडन देश है, तो आप एक बात बताइए, ये भाई यहाँ पे 20% की लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये 100% की लड़ाई कर रहे हैं। अगर ये कल जीतते हैं तो इसमें हिंदू का बच्चा भी नीट का पेपर अच्छे से दे पाएगा, मुस्लिम का भी बच्चा अच्छे से पेपर दे पाएगा, सिख का भी अच्छे से बच्चा पेपर दे पाएगा और ईसाई का भी। तो इस भाई को तो कम से कम आप एंटी नेशनल मत बोलना। मुझे पता है आप जैसे लोग कभी भी अपना ठप्पा लगा सकते हो। आपने कलर में बांट दिया, भगवा है तो हिंदू है, हरा है तो मुस्लिम है, बकरा है तो मुस्लिम है, गाय है तो हिंदू है। क्या अब जानवर और क्या अब कलर भी हम बांट देंगे? जहाँ तक हमने देखा आपने फ्रूट को ही बांट दिया। मैंने देखा मुंबई में एक आता है खजूर बोला जाता है, आपने बोला आपके उद्धव साहब राज साहब ठाकरे का बयान था खजूर हिंदू नहीं खाते हैं। आपको एक बता दूं मोदी जी, खजूर में शुगर जो होता है ना वो नॉर्मल होता है, वो प्रकृति का होता है। अब खजूर खाने से बहुत फायदे होते हैं। अगर लोगों को शुगर है और अगर थोड़ा सा भी वो मीठा पसंद करते हैं तो खजूर खाने में कोई बुराई नहीं है। इसको आप एटलीस्ट धर्म में तो मत बांटो। फूड बांट दिए हो, कलर बांट दिए हो, जानवर बांट दिए हो, क्या इनको ही बांट दोगे आप? ये तो इंसान ही है ना। इस देश में रहने के लिए हम क्या इतना काफ़ी नहीं है कि हम इंडियन है? तिरंगा अगर आपके लिए प्यारा है तो इनके लिए भी प्यारा है, हमारे लिए भी प्यारा है, सबके लिए प्यारा है। और यकीन बता दूं, बीजेपी का झंडा तिरंगा नहीं है। बीजेपी का झंडा हम नहीं उठाएंगे तो हम एंटी नेशनल नहीं है, ये बात आप समझिए। हम आरएसएस के झंडे को हम नेशनल फ्लैग नहीं मानते हैं। तो कृपया आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, यही है भगत सिंह। अगर यकीन बता दूं, आज भगत सिंह भी होते ना तो इस प्रोटेस्ट के हिस्सा होते, चंद्रशेखर आज़ाद होते तो आज इस प्रोटेस्ट के हिस्सा होते, महात्मा गांधी होते तो इस प्रोटेस्ट के हिस्सा होते। खैर आप लोग जैसे क्या ही बोलो, जो गोडसे को मानते हो, गोडसे के विचारधाराओं पे चलते हो, ऐसे लोग कभी भी शांतिपूर्वक धरने को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। गांधी जी ने बोला था ना हम लड़ेंगे ना हम झगड़ेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कुछ भी होता था और सीधा भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे। इसका मतलब ये भाई गांधी जी से प्रेरणा लिया हुआ है। और एक सर सवाल पूछे हम आपसे, इस देश के बच्चे को कहा जाता है कि बच्चे अब बहक चुके हैं, शिक्षा में कम रुचि है और राजनीति ज़्यादा करते हैं और लोगों को बहकाते बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा क्या मानते हैं, ऐसा कुछ है? सर अगर ऐसा होता तो यहाँ जितने बैठे हुए हैं, वो पीछे एक बहन बैठी हुई शीतल, उसकी उम्र ज़्यादा ज़्यादा 22 साल है जी 22-23 साल की बच्ची अगर अपनी शिक्षा के लिए लड़ाई कर रही है तो वो बहकी हुई तो नहीं। जी उसको भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, वो इसलिए यहाँ बैठी है। अगर मैं बैठा हूँ, मेरे साथ 9 लोग बैठे थे, आपको यहाँ हिंदुस्तान देखने को मिलेगा इसी प्लेटफॉर्म पे। जी यहाँ हम बैठे थे, ये भाई तमिलनाडु से, एक बिहार से, एक उत्तर प्रदेश से, हम 9 लोग 9 अलग अलग स्टेट से थे। मैं खुद राजस्थान से। जी तो हम 9 लोग बैठे थे 9 अलग अलग स्टेट से। अगर हमारे पास जम्मू कश्मीर और एक मणिपुर हो रहा था, जी जैसे मतलब कन्याकुमारी हो रहा था, जी तो हमारा पूरा देश यहाँ पर बैठा था इस टाइम। तो आप ये सोचो कि युवा बहका हुआ नहीं है। जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने युवा को बहका रखा है, आपको बांटा हुआ है। आपको 2 युवा तरीके के युवा देखने को मिले, एक 30 लोग जो यहाँ पर क्रांति के लिए बैठे हैं, गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं, एक बीजेपी की सेना जो कि आपके आरएसएस ने जो बयान दिया था कि हमारे कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता इन लोगों को हटाने के लिए काफी है। तो वो मानते हैं उनके पास गुंडों की फौज, उनकी वही गुंडों की फौज जो युवा उनके पास है वो बहका हुआ है। उनको बहका हुआ है कि जो लोग देश के संवैधानिक तरीके से इन लोगों से लड़ रहे हैं उनको जाके मारो पीटो, वो लोग बहकाए हुए हैं। बीजेपी ने युवा को बहकाया हुआ है। ये जो यहाँ गांधी जी वायलेंस के खिलाफ थे, इसलिए वो धरना किया करते थे, भूख हड़ताल किया करते थे, पैदल यात्रा करते थे। उनका ये विचार था कि अगर हम अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, इससे हो सकता है। और अंग्रेजों से लड़े थे, उसमें अंग्रेजों के पास बहुत सारे हथियार होते थे, बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। हिंदुस्तान उसमें गरीबी से जूझ रहा था, भूखमरी से जूझ रहा था और बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास। एक किताब में पढ़ा था,
उसमें लिखा हुआ था कि अगर हमारे पूर्वज की जो हाइट कम हुआ करती थी, इसलिए नहीं होती थी कि उनकी हाइट ही उतनी थी। वो अंग्रेजों के दिए हुए खाना जो इतना, ना उसमें प्रोटीन होते थे, ना कैलोरीज होते थे, ना विटामिन होते थे, ना मिनरल्स होते थे, वो खाना खा खा के उनके जो हाइट कम हो गया था। इसीलिए अक्सर देखा जाता है आज के समय में पिता अगर 5'6", 5'8" है तो बच्चा 6 फुट का हो जाता है, क्योंकि आज उसको प्रोटीन मिलता है, आज उसको विटामिन मिलते हैं, आज उसको मिनरल्स मिलते हैं। गांधी उस युग से लड़ रहे थे और उस युग में उन्होंने हथियार नहीं उठाया था, संवेदनशील के साथ, और आज़ाद भी कराए देश को। ये बच्चे भी नहीं उठा रहे हैं, इनके हाथ में हथियार नहीं है, इनके हाथ में डंडा नहीं है। आपका अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रोटेस्ट में आकर हथियार लाता है या फिर वायलेंस करता है, इसका मतलब वो बच्चा गोडसे की विचारधारा से है, आरएसएस के विचारधारा से है, बजरंग दल विचारधारा से है, और कहीं न कहीं वो बीजेपी के भी विचारधारा से है। क्या ज़रूरत है? ये बच्चा 14 दिन से खाया नहीं है, हमारे लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है? क्या मांग कर रहे हैं? आपसे बोल रहे हैं क्या हमें कुछ फ्री में दे दो? कुछ मांग रहे हैं? इनका बस एक डिमांड है जो ह्यूमन राइट है यार। पढ़ाई तो सबको चाहिए ना, वही दे दो, शिक्षा। और अगर मेडिकल फ्री कर दो आप, तो इस देश के जो कमज़ोर व्यवस्था है, जो कमज़ोर कैटेगरी से आते हैं, राशन मत दो, 5 किलो गेहूँ, चावल, दाल से कुछ नहीं होता है। शिक्षा दे दो, वो बच्चा कल कुछ अच्छा बनेगा, उस खानदान को उबार देगा, खानदान को बना सकता है। लेकिन अगर शिक्षा नहीं देंगे ना आप, तो कुछ नहीं होगा, और देश धीरे 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 एक दिन ऐसे गड्ढे में जाएगा कि फिर हमको एक आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, फिर एक गांधी पैदा होंगे। और मैं एक बात बता दूं, आप तो अब आज के युग में ना गांधी पैदा होने देंगे, न चंद्रशेखर आज़ाद पैदा होने देंगे, न सुभाष चंद्र बोस पैदा होने देंगे, क्योंकि बच्चा, मुझे लगता है ये जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं इस बच्चे के अंदर हैं। तभी तो यहाँ पे 14 दिन से गांधी की विचारों पे बैठकर अनशन किए हैं। न अन्न जा रहा है, न चीनी के नाम से कोई जा रहा है, सिर्फ पानी और नमक पे बच्चा 14 दिन से। हम आप अगर मोदी जी अगर आप 2 दिन नहीं खाते हैं ना, तो पूरा नेशनल मीडिया नहीं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया में गूंज उठता है कि मोदी जी ने 2 दिन नहीं खाया। आप 1 पैसे का काम करते हैं, आपकी मीडिया उसको 5,000 10,000 गुना बताती है। इस बच्चे का अगर आप 1% भी मीडिया चला देना, तो शायद इस देश के उस तख्ते तक बात जाएगी जो बच्चा घर में बैठ के ये बोल रहा है कि प्रोटेस्ट से क्या होता है। आपको सैल्यूट करने का चाहिए। आपको बता दूं, अगर इस देश में ऐसे कुछ रत्न बने हैं कि फ्रीडम फाइटर्स को दिए जाते हैं, तो ये बच्चे उस रत्न के अधिकारी हैं। आप फिल्म स्टार को देते हैं, आप एक्टर्स को देते हैं, आप छोटे मोटे सोशलिस्ट को बुला के देते हैं। ऐसे बच्चों को सच में अवार्ड मिलना चाहिए, रिवार्ड मिलना चाहिए। ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी निकाले जो देश के लिए अगर समर्पण है, तो उनको देश गवर्नमेंट वैकेंसीज में शामिल करे, कुछ पॉलिसीज में शामिल करे। ऐसे बच्चों के लिए कम से कम आप नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? आपसे बहुत सारी उम्मीद है। एक लाइन में मोदी जी कुछ कहना चाहेंगे आप या धर्मेंद्र प्रधान जी को? धर्मेंद्र प्रधान जी को सीधी सी वही मांगे हमारी है कि आप इस्तीफा दो, जी। गद्दी छोड़ो, ताकि हम कुछ खाएं, क्योंकि भूख से हालत ये है ना कि आप मेरी जी, शक्ल समझ रहा है हूँ। ना। मैं आपको बता दूँ भाई का, अगर मैं पहले का फ़ोटो हो सकता है मैं लगा दूँ, अगर देंगे, परमिशन देंगे, और आज का यकीन मानिए, अभी हम कल ही बात कर रहे थे, शायद 8-9 किलो वेट कम हुआ है। आप समझिए उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिसका बच्चा 14 दिन से खाया नहीं है। जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है ना मोदी जी, आप यकीन मानिए 100 हज़ारों हड्डी टूटने के बराबर उस माँ को दर्द होता है, क्योंकि मैं पिता हूँ और मैं अपने बच्चे को पैदा होते देखा हूँ। शायद आप दर्द नहीं समझ सकते, क्योंकि आप एक योगी जीवन जिए हैं। उस माँ पे क्या गुजर रही होगी, उस बहन पे क्या गुजर रही होगी जो अपने भाई को राखी बांधती होगी, उस पिता पे क्या गुजर रहा होगा जो पिता अपने बच्चे की उंगली पकड़ के चलाया सिखाया होगा। आज उसका बेटा 14 दिन से खाया नहीं है। कल इस भाई को कुछ भी होता है मोदी जी, उस माता, उस पिता, उस भाई, उस बहन, उस परिवार को क्या तकलीफ होगी, शायद आप इसके आप माफ़ भी नहीं कर सकते हैं। तो यकीन करिए आप ऐसे बच्चों पे कुछ तो कुछ ऐसा करिए, देश में पॉलिसी लाइए, देश में व्यवस्था बनाइए, ऐसे परिवार को भी प्रमोट कीजिए। यकीन बताऊं, वो माँ धन्य होगी जो ऐसे बच्चों को जन्म देती है, वो माँ धन्य है। आप यकीन बता दूं, बच्चे को छोटा सा खरोच आ जाए ना तो माँ का जान निकल जाता है। 14 दिन से भाई खाए नहीं ना, माँ पल पल रोती होगी।
और खाना खाने बैठती होगी तो हो सकता है वो आंसू के साथ खा रही होगी, उसके थाली में आंखों आंसू का एक दो बूंद गिरता होगा, और वो या राम को या जिसको भी मानती होगी उससे विनती करती होगी कि अच्छा हो जाए, मेरा बच्चा मेरे घर आ जाए। आप इस बच्चे का दर्द समझ नहीं सकते, ना इसके परिवार का दर्द। आप यकीन मानिए पूरी तरह से रूढ़ हो चुके हैं। ना आपको देश से मतलब है, ना देश के बच्चों से मतलब है, ना बच्चों के परिवार से मतलब है। ये बच्चे किससे विनती करेंगे? आप देश के उस सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पे बैठे हैं जहाँ पे बैठने के लिए लोगों का सपना होता है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उनसे ज़्यादा कार्यकाल आपने निभा लिया है। आप इस देश के आज हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री मांगे हैं, जो कार्यकाल निभा चुके हैं, और ऐसे बच्चों का दर्द भी नहीं आपको समझता है, तो फिर क्या ही समझेंगे आप? क्या समझेंगे आप? मैं तो आग्रह करूंगा, ये वीडियो जहां तक जाता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये भाई को न्याय मिलना चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो मैं यहाँ भी ये बात नहीं खत्म करूंगा, क्योंकि 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन अगर कोई बच्चा भूखा है तो उसको गवर्नमेंट अपने तरफ से कुछ तो ऐसा दे कि वो बच्चा मोटिवेट हो, सेकेंड टाइम देश के लिए कुछ कर सके। अगर हमारे नौजवान बॉर्डर पे मरते हैं ना तो उनको रिवार्ड मिलता है। जॉब पे कोई गवर्नमेंट कर्मचारी मरता है तो उसको रिवार्ड मिलता है। ऐसे बच्चों के लिए कुछ रिवार्ड नहीं बना सकते हम? कुछ तो बना सकते हैं, कोई पुरस्कार दे सकते हैं जिससे उसको मोटिवेट हो, उसकी फैमिली मोटिवेट हो। ऐसे ही बच्चे भगत सिंह हैं। मोदी जी आप बोलते हैं ना कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे कार्यकाल निभाए हैं, बहुत सारे यातना सहा है। इस बच्चे सामने कुछ भी नहीं सहा आपने, कुछ भी नहीं। धन्य है उस माँ को। यकीन मानिए ऐसी माँ को तो कम से कम हमारी नेशनल टीवी बुला के अपने यहाँ सम्मान करे। लेकिन हमारी नेशनल टीवी जो चौथी स्तंभ मानी जाती है, उनसे तो मतलब भी नहीं, उनको फुर्सत भी नहीं। कुछ बोलना चाहेंगे सर? हाँ, मैं बोलना चाहूँगा कि आपने जो भी बात की पुरस्कार की, तो हमें कोई रिवार्ड नहीं चाहिए। हमें रिवॉर्ड में जो चीज़ चाहिए, जो हमारी डिमांड है वो पूरी करो, हम उसमें खुश हैं। और रही बात इसकी कि हम दोबारा बैठेंगे, अगर दोबारा शिक्षा व्यवस्था में कुछ होता है, हम दोबारा यहीं बैठे मिलेंगे। अब की बार 14 किया है, उस दिन 40 दिन का करेंगे, लेकिन करेंगे। आप कब तोड़ेंगे अपना अनशन? कोई भरोसा नहीं है। जब तक रेजिग्नेशन नहीं आता, मैं मतलब पहले दिन से आज तक मैं एक ही बात बोलता हूँ, या तो यहाँ रेजिग्नेशन आएगा, ये यहाँ से मेरी अब टूटेगी बात खत्म। माँ आती है, माँ का फोन आया। रोती है, बहन है, बहन है, उससे भी बात हुई थी वही कि भाई कर दो, तो मैंने कहा ठीक है, अपनी और की। आंखें देख रहे होंगे भर गई है, आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल आ चुका है। इस दर्द को अगर हम आप नहीं समझ रहे हैं ना तो कोई नहीं समझेगा। यकीन मानिए शब्द नहीं है कहने के लिए, शब्द नहीं बचते हैं। अभी कितना पेशेंस है आपके अंदर? चलेंगे अभी। लड़ेंगे? पापा डरते हैं? फायदा नहीं है। पिताजी नहीं है? घर का कैसे चलता है सब? ऊपर वाला ऊपर है वाला एकदम। चलाता है। जब तक हम थे, मतलब अभी 21 दिन से तो मेरा जो काम था ठप पड़ा हुआ है। मेरी मम्मी टीचर भी है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे नाना खुद रेलवे में थे, अभी रिटायर हो चुके, तो ठीक है। मैं इतना अपने आप को नहीं मानता कि मैं इतना दिक्कत में हूँ कि मैं कितने भाई हैं आप? 3 भाई एक बहन। 3 भाई 1 बहन। लेकिन अभी देश की परेशानी ये है ना कि आने वाले टाइम पे जो फ्यूचर है हमारे बच्चों का, इनके बच्चों का, सबके बच्चों का फ्यूचर खतरे में है, और इसको संभालना है तो हमें आप जो इस संसद में बैठे हैं तो हिंदू मुस्लिम सोच से बैठे हैं या पूरे देश के लिए? अगर हिंदू मुस्लिम सोचता है तो मैं सिर्फ बात करता कि 20% को आप वो करो, जी 20% को शिक्षा का अधिकार दो। अब हम बैठे हैं, या इन 25 में कोई भी मेरा एक नॉन नहीं है, जी। लेकिन इन 25 से मेरा जुड़ा हुआ है कि हो सकता था बाई चांस मेरी बहन मिल गई, और इन 25 में एक मेरी बहन होती 26 में। फिर मैं, जैसे कि आपने एक लड़की है अमायरा, जी। कितनी सी बच्ची थी, 6-7 साल की बच्ची थी, उसी उसी शिक्षा व्यवस्था के चलते उसने सुसाइड कर ली। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल के अंदर से चौथे फ्लोर से वो एक 7 साल की बच्ची कूद जाती है। व्यक्तिगत बातें कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। कैसा रहा बचपना? बचपने का बात करें तो स्ट्रगल, मैंने बोला ना कि मैं महंगी शिक्षा व्यवस्था अफोर्ड नहीं कर सकता, इतनी ना पिताजी नहीं है तो जीवन बहुत बहुत दिक्कत। डिफिकल्ट हो 7 जाती साल है। के आप जब 7 साल के फादर, घर के बड़े बेटे हैं? सबसे बड़ा मैं, 7 या 8 साल का हूँ। जब मेरा सबसे छोटा भाई हुआ था, उस टाइम पे कुछ फैमिली रीजन ऐसे हुए कि मम्मी पापा का डाइवोर्स हो गया।
फिर उनसे कोई कनेक्शन भी नहीं हुआ। जो मेरी माँ का नहीं हुआ वो हमारा तो क्या ही होगा। वही देश का, लेकिन जो हमारा नहीं हुआ वो प्रधानमंत्री किसका होगा? अगर इसको सुधारना है तो हम देश के लिए बैठे, अपने लिए नहीं लड़ पाई। ये चीज बचपन से देखता रहा। बचपना जिए अब, जैसे लड़के नॉर्मल जीते हैं, जिम्मेदारी में निकली, जिम्मेदारी निकल गई। जिम्मेदारी खत्म। आप सोचो ना, मैं सबसे बड़ा होकर मैं ही नहीं पढ़ पाया, घर में सारे बच्चों को पढ़ा दिया। उतना नहीं पढ़ पाया जितना मैंने सोचा था। मैंने सोचा था कि अच्छा लॉयर बनेंगे वो। कहा जाता है बड़ा भाई बाप जैसा होता है, और बड़े भाई कभी कभी ऐसी जिम्मेदारियां निभा जाते हैं कि अपने अरमानों को, अपने सपनों को घोट देते हैं गले। आप समझिए, बड़ा होने के बाद घर की जिम्मेदारी भी है, यहाँ पर प्रोटेस्ट में आके देश की भी जिम्मेदारी। क्या ऐसे लोग जिम्मेदारियों से परे हैं क्या? ऐसे बच्चों को संभाल नहीं। आप समझिए, 7 साल के आयु में पिताजी नहीं रहे, उसके बाद 2 छोटे भाई, 1 बहन, माँ, जिम्मेदारी भी है, उसके बाद खुद की कुछ पढ़ाई भी की है। परिवार की जिम्मेदारी निभाते निभाते यार देश की भी जिम्मेदारी अपने सर पे ले लिए हैं। 14 दिन से अनशन पे हैं, खाना नहीं खाए हैं। शुगर लेवल 62-62 हो चुका है, कल शाम को 42.8 था। आप समझ रहे हैं, अगर शुगर लेवल कम है तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि डॉक्टर ने हमें वार्न किया है कि आने वाले अगर 4-5 दिन और अनशन चलता है, मतलब स्पेशली मेरा, तो उन्होंने बोला किडनी या लीवर फेल हो सकता है। आप समझिए मोदी जी, इसका जिम्मेदार आप होंगे। इसके जिम्मेदार ये वीडियो है, अगर बच्चे को कुछ भी हुआ भाई को, इसके जिम्मेदार पूरी तरह से आप होंगे। आज भी आपके पास टाइम है, अपने आप को, हमें आपसे माफ़ी नहीं चाहिए, एक इस्तीफ़ा चाहिए, एक सम्मानपूर्वक इस्तीफ़ा चाहिए। हो सके तो ऐसे बच्चों को बुलाकर कैबिनेट में, अगर आपके पास टाइम है तो संसद में कहीं ना कहीं मिलिए। आप मिलते हैं ना, वैसे आपका वीडियो आता है ना, किसी न किसी से मिलते हैं, बातें करते हैं। कोई अगर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है तो उसको आप बुला लेते हैं। कोई एक्टर आता है तो उससे आप बात करते हैं ना घंटों घंटों, कि आम कैसे खाते हैं। ऐसे बच्चों को बुलाओ अपने पास, मिलो, बातें करो। ये आपको बेस्ट एडवाइस दे सकते हैं एजुकेशन के सिस्टम पे। जो लड़का अपने घर की जिम्मेदारी 7 साल से निभा रहा हो, और उस जिम्मेदारी को समझते समझते आप देश की जिम्मेदारी को निभा रहा है, ऐसे लोग बहुत जिम्मेदार होते हैं। ऐसे लोगों से आपको मिलना चाहिए और बातें करना चाहिए। हो सकता है एक देश के लिए कुछ ऐसी सलाह दे दें कि देश और विकसित हो सके। दुख होता है इस सिस्टम पे। सिस्टम पे बहुत ज्यादा दुख होता है। यही देखकर दुख होता है ना कि आप ये सोचिए, समान शिक्षा सब इन 12 सालों में आपके जीवन में ऐसा क्या बदला? बहुत कुछ बदल गया। आप ये सोचो ना कि जब एक बच्चे की खेलने कूदने की उम्र थी, तब मैं अपनी जिम्मेदारी में था, तो तब मैं 7 साल की उम्र में एक होटल में काम करता। वही वो एक बोलता है ना कि कितना बुरा लगता है कि जब आप एक तो छोटे हो और कोई आपको छोटू बोल के आवाज दे। आपने सुना है? मैं जब होटल में काम किया मैंने सुना। अब जाके मैंने कितना, मतलब जब मैं पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं पहले मैंने शॉप्स पे काम किया, खुद की कंप्यूटर शॉप खोली, तो उसमें थोड़ा लॉस हुआ क्योंकि जैसे जैसे ये जीएसटी आया, फिर 25 चीजें हैं, तो उसके बाद फिर वो शॉप बंद की। फिर उसके बाद मैंने आज मैं खुद का रेस्टोरेंट कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं छोटा था, 7 साल की उम्र में, कोई मुझे दूर से आवाज देता, ए छोटू आके पानी दे, ए छोटू चाय दे, वो चीज इतनी चुभती थी ना कि साला आप घर से संपन्न होते आज। फादर वाली फैमिली मेरी बहुत अच्छी घर से संपन्न फैमिली, लेकिन वही बोलते हैं कि जितने संपन्न लोग उतने बड़े शौक वाला सी। तो वो वही ना, कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों के चलते लास्ट के अंदर दिक्कत आई फैमिली के अंदर। और ठीक है, मैंने छोटे से लेकर 7 साल की उम्र तक अपनी माँ को कितने देखा। तो उस चीज को जब देख लिया कि भैया अब जब थोड़े से समझदार हुए, तो एक ही चीज बोली कि मम्मी हम संभाल लेंगे। आप 7 साल के, तो फिर तो जो छोटे 3 लोग हैं और छोटे रहे होंगे। मेरा सबसे छोटा भाई मुश्किल से 1.5 से 2 साल का। आप सोचो कि मेरी मम्मी ने किस हद तक कॉम्प्रोमाइज किया होगा कि जब मैं पैदा हुआ था, जब से उन पे टॉर्चर हो रहे थे, उसके बाद 4 बच्चे हो गए, फिर भी मेरी मम्मी ने इतना कॉम्प्रोमाइज किया। और वो उस माँ को क्या बोलेंगे हम, जो पति के प्रेम से भी दूर रही, बच्चे हुए हैं, आज बड़े हैं। क्या माँ का मन नहीं करता होगा मेरा बच्चा ये सब छोड़ के अपने परिवार देखे, घर देखे। हम किताबों में पढ़ते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे लोग हम जब पढ़ते हैं, ऐसे बच्चों को क्या बोलेंगे आप? उस माँ को क्या बोलेंगे जो अपने बड़े बच्चे को आज बलि चढ़ते हुए देख रही है? इस भाई का हट है, या इस्तीफा दीजिए, या फिर आप मुझे, मैं अर्थी के लिए तैयार रहिए।
आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये बलि नहीं कहलाएगी, ये शहीदी कहलाएगी। कम से कम वो ये तो है। वो टैग लेने से अच्छा है कि आप आतंकवादी हो, वो टैग लेने से अच्छा है कि मैं देश के लिए शहीद हो जाऊं। कम से कम मेरे मरने की वजह से 1000 लोगों से ये टैग हट जाएगा कि वो आतंकवादी है। ये जो लोग बोलते हैं एंटी नेशनल है, उनको कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उनके लिए काफी है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं 14 दिन से भूखा हूँ। जो लोग एंटी नेशनल बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ 5 दिन आप बैठ के दिखाओ मेरे साथ। मैं भी यही हूँ, आप भी यहाँ मेरे साथ बैठो, 5 दिन बैठ के दिखाओ। तो कौन नेशनलिस्ट है कौन एंटी नेशनलिस्ट है आपको पता चल जाएगा, कौन देश के लिए। मैं इस हालत में भी अगर मेरी जरूरत पड़ी बॉर्डर पे जान देने की, तो 10 के 10 लोग हम वहां जाके अपनी जान देने को तैयार है इस हालत में भी। जब देश के लिए लड़ने के, अभी देश के युवा के लिए लड़ रहे हैं, ये भी मेरे देश के ही लोग हैं। आगे अगर देश के लिए लड़ने की बात होगी, सबसे पहली गोली छाती पे मैं ही खाऊंगा, हमारे 10 लोग ही खाऊंगे। हमने बांटा है हिंदू और मुस्लिम में। हमें लगता है कि हिंदू मुस्लिम करके हमारी वोट बैंक अच्छी हो जाएगी, हमारी पॉलिटिक्स चमक जाएगी, हमारे नेता और अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाएंगे। ऐसे लोग पर जब बैठोगे ना आप, तो ना आप हिंदू होते ना मुस्लिम होते हो ना सिख ईसाई, आप बस इंसान होते हो और एक भारतीय होते हो। 14 दिन से खाए नहीं है, फिर भी इतनी जज्बात है। मैं बॉर्डर पे जाके 10 के 10 लोग जान देने के लिए तैयार है। मैं 100% कह सकता हूँ, किसी भी पार्टी के नेता, कोई भी व्यक्ति इतना साहस नहीं दिखा सकता है, न इतनी बड़ी बात कहने की क्षमता है किसी भी नेता के अंदर। किसी सांसद, किसी विधायक, किसी एमएलए, किसी एमएलसी, किसी भी पॉलिटिकल नेता या किसी मंत्री को सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं, सारी सुविधाएं मिलती हैं। इनके पास कोई सरकारी मूलभूत सुविधा नहीं है। पिता 7 साल के जीवन से हट गए। माता का संघर्ष बहुत एक्सट्रीम लेवल रहा होगा। 4 बच्चों की जिम्मेदारियां विदाउट घर में अगर कोई ऐसा नहीं हो जो कमाने वाला हो या घर की व्यवस्था, तो 4 बच्चों को पालना आसान नहीं है। आज के समय में एक बच्चा बहुत मुश्किल से पाल पाते हैं लोग, 4-4 बच्चों को पढ़ाना। और मैं बता सकता हूँ, वो माँ किसी शेरनी से कम नहीं होगी जिसका बच्चा भगत सिंह की तरह इस देश के लिए जान देने के लिए तैयार हो। वो माँ का कोई तुलना नहीं है। कहा जाता है पालना और एक परवरिश करना, उस माँ ने परवरिश किया है अपने बच्चों का। पाल तो कोई भी देता है, ऐसी माताएं बहुत कम होती हैं जो अपने बच्चों को परवरिश करें। जो बच्चा 14 दिन से खाया नहीं हो, अनशन पे बैठा हो, लोगों का, और अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। आपको बता दूं, फिलहाल इनका होटल चलता है, छोटा सा परिवार है और बहुत सुखी होगा। मुझे उम्मीद है बहुत सुखी होगा, क्योंकि इनके घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होगा। ये शिक्षित हैं, समझते हैं, व्यवस्था को समझते हैं, समाज को समझते हैं, बट इस समाज के लिए ही लड़ रहे हैं। और आप बांट रहे हैं जब हिंदू मुस्लिम में, तो एक बात ध्यान रखिएगा, यही मुस्लिम बच्चा आप देश के लिए 14 दिन से खाना नहीं खाया है और इस बात का कसम खा चुका है कि आने वाले समय में जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। आप कैसे बांटोगे ऐसे बच्चों को? ऐसे बच्चों से कैसे नफरत करोगे आप? या ऐसे बच्चों के लिए आपके मन में 1% नफरत आ भी सकता है क्या? जो हमारी गवर्नमेंट है बड़ी बड़ी बातें करती है, रोजगार ऐसा कर देंगे। अभी बंगाल में चुनाव था तो वहाँ भी एक मुद्दा फेंक के उन्होंने यही एंटी नेशनल का, वहाँ भी वोट बैंक तैयार कर लिया। अभी आने वाले 7 राज्यों में चुनाव है। क्या लगता है अब देशवासियों को ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खत्म कर देना चाहिए? देशवासी यो कोई समझदार नहीं, लेकिन देखो कोई सी भी गवर्नमेंट तो वो आपको बरगा नहीं, जी। वो आपको नए नए दिलासे देगी कि हम ये कर रहे हैं। आप सोचिए 2014 में मोदी जी ने बोला था कि 2024 तक में हम देश को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। आज आप डॉलर की हालत देखो, फिर डॉलर के रिगार्डिंग हमारा रुपया 96 रुपये पहुंच गया, जो कि किसी टाइप में 56 होता था। और मोदी जी छाती पीटते थे कि भाई हमारा रुपया सबसे निचले स्तर पे, आज दुनिया के सबसे निचले स्तर पे हमारा रुपया। आज डॉलर को टक्कर देने के लिए भी हमें कई सौ साल लग गए। तो ये देश आगे जाने की जगह अगर 200 साल पीछे आ गए। पहले आप गोरों से लड़े थे, आज आप अभी जो E20 पेट्रोल बना है ये सफल है? हाँ सफल है भाई। आप पूछो किसी भी मैकेनिक, नॉर्मल छोटे मैकेनिक से भी पूछो, वो बता दिया कि इसकी वजह से जो आपकी पेट्रोल की टंकी है, आपका इंजन है, उसके अंदर पूरा का पूरा जंग सा लग गया। मोदी जी का किया हुआ कुछ काम गिना देता हूँ मैं। उन्होंने ये कुछ चीज का आविष्कार किया है, E20 पेट्रोल। पहले ये किया गया। E30 आ रहा है। E30 मतलब बता देता हूँ, 30% एथेनॉल होगा, 70% पेट्रोल होता है। मोदी जी का दूसरा काम बहुत छाती पीटे थे, जिसपे वो बहुत गर्व करते हैं, वंदे भारत ट्रेन 120 की स्पीड में चलती है। और जब वंदे भारत ट्रेन चलती है तो बहुत सारी ट्रेनें रोक दी जाती हैं, यानी वो लेट हो जाती हैं।
मोदी जी ने बहुत छाती ठोक के बोला था हिंदुओं के लिए, मैं पर्सनल बोल रहा हूँ, हम राम मंदिर बनाएंगे। फिलहाल अभी 200 करोड़ का घटन हुआ है, यानी चोरी हुआ है, उसका कोई अभी प्रमाण मिला नहीं है। मोदी जी ने बोला था जब 2014 में आए